सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ के इस ऑनलाइन सेक्शन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। देखिए, इंडियन पॉलिटी को पढ़ने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है मैं बताता हूँ आपको कि इंडियन पॉलिटी मात्र भारत के संविधान के बारे में पढ़ना ही इंडियन पॉलिटी नहीं है। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी को हम कवर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को उसके एज एक पार्ट के रूप में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा। ठीक है, इसके बाद इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ने के बाद ही हम देखते हैं कि वर्तमान में जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्म है, उस फॉर्म को बनने में क्या क्या हमारे जो प्रमुख लीडर्स थे, या यूँ कहें कि किस किस ऐतिहासिक घटनाक्रम के फलस्वरूप आज जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं वो बना है। और इसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बाद हम इसको जोड़कर देखते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड। करंट अफेयर्स से कैसे हम देखेंगे कि किस संविधान के किस प्रोविजंस के द्वारा या किस आर्टिकल के द्वारा, किस रूल के द्वारा वर्तमान में कोई भी राज्य व्यवस्था हमारे भारत में चल रही है। तो शुरुआत करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ने के क्रम में। सबसे पहला पोर्शन इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला है। देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों को हम इस पूरे लेक्चर में कवर करेंगे। जो चीज़ें आप करंट अफेयर्स में या अपने जब आप समाचार पत्रों में देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं या न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं, जितने भी राजनीतिक घटनाक्रम अपने आसपास के आप देखते हैं, तो उनमें से जो कुछ भी आपने ये पढ़ा तो उसको कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। उससे क्या होगा, उससे आपके विषय की समझ और विषय के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से आपके मजबूत होते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम पढ़ने जा रहे हैं। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की शुरुआत जो मानी जाती है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है, तो भारत में इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये बोलेंगे तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट्स को पढ़ने से भी पहले अगर हम इसको देखें तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। एक तो भारत में जब कंपनी का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन था, कंपनी का शासन, और दूसरा भारत में ताज का शासन, ब्रिटिश क्राउन का शासन। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा इससे हम हिस्ट्री के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, हिस्ट्री को इससे जोड़ के देखते हैं। आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में 1600 में इसका निर्माण होने के बाद 1608 में जब कैप्टन हॉकिंस यहाँ पर आते हैं, उसके बाद से लगभग इनकी अंग्रेजों के यहाँ पर स्थापना का क्रम जो सिलसिला है वो जारी रहता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 और 1764 में 1757 के प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी या यूँ करके अंग्रेजी सत्ता का जब यहाँ पर नींव पड़ जाती है, भारत में उनका प्रत्यक्ष कंट्रोल होना शुरू हो जाता है बंगाल से, तो हम देखते हैं कि उनके द्वारा यहाँ पर कुछ दमनकारी नीतियाँ या यूँ कहें कि मनमाने ढंग से यहाँ पर व्यापार करना स्टार्ट हो जाता है। और जब उनकी इस प्रकार की मनमानी चलती है तो जब उसी क्रम में हम पढ़ते हैं कि जब 1764 में उन्होंने बंगाल को यूँ कहे कि बक्सर के युद्ध में जीत लिया, तो बक्सर के युद्ध जीतने के बाद जो भारत का सबसे धनी प्रांत, सबसे समृद्ध प्रांत उसमें बंगाल हुआ करता था, वहाँ पर ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित हो जाता है। तो उसके बाद क्लाइव के नेतृत्व में, क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल पर क्या कर दिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होना शुरू हो जाता है। और क्लाइव जो होता है बंगाल का गवर्नर नियुक्त हो जाता है, या बंगाल में वो गवर्नर के रूप में अपना शासन करना शुरू कर देता है। और बंगाल के गवर्नर के रूप में जब वो वहाँ अपना शासन करना शुरू कर देता है तो वहाँ पर वो द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ कर देता है। द्वैध शासन जैसे डायरकी, ये क्या चीज़ है? डायरकी था कि एक ही राज्य में दो राजाओं का होना। द्वैध शासन, डायरकी, एक ही राज्य में, एक स्टेट में दो राजा जब आपस में दो राजा पैरेलली आप जब शासन कर रहे हो तो उसको द्वैध शासन बोला गया। अब द्वैध शासन के तहत क्या था कि कुछ सैन्य व्यवस्थाएं थी और कुछ राजस्व की व्यवस्थाएं थी। एक धन से रिलेटेड हो गया, एक सेना या सुरक्षा से रिलेटेड हो गया। जो सैन्य शक्ति थी, जो राजस्व या धन के जो मामला था,
सैन्य का मामला दे दिया गया बंगाल के नवाब को। ठीक है, बंगाल का नवाब, क्योंकि 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर की लड़ाई के बाद 1764 में बंगाल पर अंग्रेजों का, या यूँ कहें कि क्लाइव के नेतृत्व में वहाँ पर उनका आधिपत्य स्टार्ट हो जाता है। तो बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव क्या बोलता है बंगाल के नवाब को, बंगाल के नवाब को बोला जाता है कि आप 26 लाख रुपए पर ईयर आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। आप उन 26 लाख रुपयों से उस बंगाल की या उस समृद्ध प्रांत की आप क्या करोगे, सुरक्षा व्यवस्था या सैन्य या जितने भी यहाँ पर आपने कर्मचारी रखे हैं, सुरक्षा से संबंधित जितने भी सैनिक वगैरह हैं, उन सब की सैलरी, वेतन भत्ते वगैरह इस रुपये से आप खर्चा चलाओगे। और बाकी जो राजस्व वसूली है, जो रेवेन्यू है, ये जो जितना भी पैसा वगैरह होगा उसको वसूलने का काम कौन करेगी, कंपनी करेगी। तो एक तरफ तो सरकार चल रही है बंगाल के नवाब की, दूसरी तरफ सरकार चल रही है अंग्रेजों की, या वो कहें कि जो गवर्नर है क्लाइव। ठीक है, तो क्लाइव के नेतृत्व में इस तरीके से यहाँ पर 1764 से 1772 तक यहाँ पर 1765 हो गए इलाहाबाद की संधि के बाद। 1765 से बक्सर की युद्ध के बाद अगले साल 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन चलता है। अब इस द्वैत शासन के दौरान जब हम देख रहे हैं कि धन राजस्व वगैरह का जो सारा का सारा खेल है वो तो अंग्रेजों ने अपने पास ले लिया, तो उसको कमाने के चक्कर में धन की अधिकतम मनी की अर्निंग की अधिकतम लाभ को कमाने के चक्कर में ये लोग क्या कर देते हैं, मनमानी ढंग से वहाँ पर शासन करना शुरू कर देते हैं। और जब मनमाने ढंग से शासन करना शुरू करते हैं तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कंपनी के आपस में ही उसमें भ्रष्टाचार वगैरह खूब सारा बढ़ने लग जाता है। जब भ्रष्टाचार वगैरह खूब सारा बढ़ने लग जाता है तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कंपनी के द्वारा एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। और रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है वो आता है 1773 में। इसके लिए जब 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एक हिसाब से यूँ कहे कि भारत ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को रेगुलेट करना या उनकी जो मनमानी है उसको नियंत्रित करने की व्यवस्था यहाँ से शुरू हो रही है। जब एक व्यवस्था बन रही है तो उस व्यवस्था को एक पर्टिकुलर ढांचा या एक पर्टिकुलर स्वरूप देने का जो कार्य है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हो रहा है। अब चूंकि यही कंपनी आगे जाके 1857 की क्रांति में, जब 1857 की क्रांति के बाद जब ताज का शासन यहाँ पर भारत में आता है और उसके बाद से 1947 तक वो सिलसिला चलते रहता है, तो इसी दौरान भारत में भी राजनीतिक विकास होता है, संविधान सभा के गठन की मांग वगैरह होती है। इस क्रम में हम जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख रहे हैं भारत के संविधान के निर्माण की, उसकी शुरुआत हम इसलिए करते हैं कि कंपनी के शासन से ताज का शासन जो 1947 तक रहा। ठीक है, तो कंपनी का शासन कब तक, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1857 की क्रांति तक, और 1857 की क्रांति से 1947 तक रहेगा ताज का शासन। तो आपको ये दो भागों में इस ऐतिहासिक घटनाक्रम को पढ़ना है। ठीक, अब देखिए, जब कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया जा रहा है तो इसी सिलसिले में कंपनी का शासन और ताज का शासन हम ये पढ़ चुके हैं। कंपनी का शासन कब से कब तक, 1773 से 1857 की क्रांति तक। और जब 1857 की क्रांति से ब्रिटिश जो महारानी है या ब्रिटिश शासन है, उस ब्रिटिश शासन को लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल भारत में अब प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो पा रहा है, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल को प्रत्यक्ष रूप से न होता देख उन्होंने जो कंपनी का शासन है उसको समाप्त करते हुए इसका प्रत्यक्ष जो कंट्रोल था वो अपने हाथों में ले लिया। और इसको हम 1858 के अधिनियम से लेकर के 1947 तक पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी क्रम में सबसे पहला आता है हमारा तब जाके 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, देखिए इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कहा गया, सबसे पहले कंपनी के इस बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसमें बोला गया कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाएगा जिसमें 24 मेंबर होंगे, और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंपनी को
क्या कर रहा होगा, कंपनी की निगरानी करी जाएगी, कंपनी की देखरेख की जाएगी। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो ये 24 सदस्य होंगे, इस 24 सदस्यों की जिम्मेदारी होगी कि ये कंपनी को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। और इसी के तहत बोला गया कि कंपनी को हर साल इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने अपनी बैलेंस शीट दिखानी है, अपनी बैलेंस शीट रखनी है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके से 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बोला गया कि इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक बॉडी बना करके बोला गया कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होगा इस कंपनी के लिए रेगुलेट करेगी, या कंपनी के जो जितने भी काम है उसको रेगुलेट करेगी। दूसरा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के माध्यम से बोला गया कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट, भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापना कब की गई थी, किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और ये एक्ट तो था 1773 का, लेकिन जो पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित होता है भारत में, इसके अगले साल 1774 में कहाँ पर होता है, कलकत्ता में इसकी स्थापना की जाती है। और कलकत्ता में इसकी स्थापना की जाती है। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि जब सुप्रीम कोर्ट बन गया तो इसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे, पहले चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, वो थे सर एलिजा इम्पे। ठीक है, आपने याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पे। ठीक, दूसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो बना दिया गया, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो बना दिया जिसमें 24 मेंबर हैं। इसके लिए गवर्नर जो जनरल है, इस गवर्नर जनरल की, या जो गवर्नर जनरल बनाया गया, इस गवर्नर जनरल की एक विधायी परिषद बनाएगी, या यूं कहें कि एक कार्यकारी परिषद बनाएगी। और इस कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य होते थे। आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य होते थे या कितने मेंबर्स थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, तो आंसर विल बी 4 मेंबर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस रेगुलेटिंग एक्ट की वो ये थी कि जो बंगाल का गवर्नर है, वो बंगाल का गवर्नर अब क्या कहलाएगा, बंगाल का गवर्नर जो है वो गवर्नर जनरल कहलाएगा। गवर्नर जनरल कहलाने का मतलब क्या है कि जो अभी तक बंगाल का केवल गवर्नर है, वो बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो 1772 में हम देखते हैं कि भारत में वारेन हेस्टिंग्स को भेजा जाता है, और वारेन हेस्टिंग्स उसमें बंगाल में यहाँ पर जो नेतृत्व है वो वारेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में है। इसलिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल अगर पूछा जाएगा आपसे, तो वो पूछा जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले बंगाल में केवल एक गवर्नर होता था, जिसको हम क्लाइव के नाम से जान रहे हैं। जैसे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो पहला चीज़ यही करा जाता है कि उस बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। गवर्नर जनरल क्यों कर दिया गया, क्योंकि उसमें अब राजस्व शक्ति के साथ साथ, राजस्व वसूलने के साथ साथ अब उसके पास हल्के फुल्की सैन्य शक्तियाँ भी आ गई। और इसी वजह से जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल आता है उसका नाम था आपका वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, ये आपके पहले रेगुलेटिंग एक्ट से आपको इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है। अब अगली चीज, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने देख लिया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट था, देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक एक्ट आया था 1781 में। हुआ ये कि अभी तक तो कंपनी बहुत मुनाफा कमा रही थी। जैसे ही 1773 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाता है, कंपनी को अपनी बैलेंस शीट वगैरह दिखानी होती थी, तो कंपनी का जो मुनाफा था वो एकदम से कंट्रोल होने लग गया, अर्थात कंपनी की आय थी अब वो सीमित होने लगी। जब इतने प्रोविजंस इसमें कर दिए गए तो इसकी वजह से 1781 तक पहुँचते पहुँचते कंपनी घाटे में जाना शुरू हो जाती है। और कंपनी जब घाटे में जाना शुरू हो जाती है, किसके कारण, 73 के एक्ट के द्वारा जो बाउंडेशन लगाए गए थे उसके कारण फिर 1781 में एक एक्ट लाया जाता है जो कि इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को क्या करता था, रिव्यू करता था।
अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। आपको इतनी सी बात याद रखनी है इसमें, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। जो मेन चीज़ है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया था, इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ साथ एक नई कंपनी या नया जो निकाय है वो बनाया जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के को नियंत्रित करने हेतु? तो आंसर विल बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बना दिया गया एज एक पार्ट के रूप में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कार्यों को विभाजित करते हुए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। दूसरा, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था? इसका मुख्य काम होता था, इसके जो कंपनी के व्यापारिक मामले हैं, कंपनी के व्यापारिक मामले, इस कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखने के लिए ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया और ये अब राजनीतिक मामलों को ये देख रही थी। अब व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामले कंपनी के अलग अलग कर दिए गए। दूसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बोला जाता है 1784 में कि इसी एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार जो ब्रिटिश ऑक्यूपाइड रीजन्स या ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र, ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र, ये क्या चीज है? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ये घोषणा की गई कि भारत में जहाँ जहाँ पर ब्रिटिश या अंग्रेजों का राज है उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाएगा। यूँ कहने का मतलब है कि प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों की वो कॉलोनीज हैं या अंग्रेजों के अधिकार में वो क्षेत्र है। तो किस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में अपने क्षेत्र को घोषित किया, या यूँ कह के किस अधिनियम के माध्यम से भारत में भारत के ही क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया? तो आंसर विल बी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, आपको 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से ये बातें याद रखनी है। अब इसके बाद आता है 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम। ठीक है, संशोधनात्मक अधिनियम 1786 में आपने इसमें केवल एक चीज़ ये याद रखनी है कि ये अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए लाया गया था। स्पेशली अगर बोला जाए लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसमें क्या कहा गया? इसमें बोला गया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल तो है ही, बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ साथ उसको अब वहाँ का सेना का सेनापति भी नियुक्त कर दिया गया। अर्थात जो सैन्य शक्ति थी उस सैन्य शक्ति को भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के इस 1786 के संशोधनात्मक अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के पास अब उसके सेनापति की शक्ति भी आ गई। बस आपने इतना सा याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट 1773, 1784, 1786, 1793 का एक्ट आता है। एक 1793 का एक्ट आता है और इस एक्ट से ये प्रावधान किया गया, इस एक्ट के माध्यम से ये प्रावधान किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है या बंगाल का गवर्नर जनरल के साथ साथ जो ब्रिटिश अधिकारी भारत में नियुक्त किए गए हैं उनकी जो सैलरी होगी वो भारतीय राजकोष से दिया जाना निश्चित किया गया। भारत के राजकोष से, इंडियन ट्रेजरी से इनकी सैलरी को दिया जाएगा। ये किस अधिनियम में घोषित किया गया? आंसर विल बी 1793 का एक्ट। ठीक है, अब 1773 में जैसे हमारे पास एक एक्ट आता है तो 1773 के बाद जो दूसरा एक्ट आएगा वो था 1793 का। ये क्या है? ये वो हैं जो इस बीच में ब्रिटेन में सरकार के उठापटक या सरकार के फेरबदल के चलते उनको, क्योंकि भारत में भी कॉलोनी है तो भारत के मामले भी देखने, तो बीच में ये एक्ट लाया गया। क्योंकि 1773 में एक बात और बोलेगी कि कंपनी के इन व्यापारिक मामलों को या कंपनी के मामलों की जांच के लिए प्रत्येक 20-20 साल में एक एक्ट लाया जाएगा, एक चार्टर लाए जाएंगे या कुछ अधिनियम पारित किए जाएंगे जो हर 20 साल में गठित किए जाएंगे। वो देखेंगे कि भारत में कंपनी अपना व्यापार स्थापित कर पा रही है, कंपनी सुचारू रूप से अपना व्यापार चला रही है कि नहीं। ठीक है, तो अब इसके बाद 1793 के बाद अगर 20 साल में अगला कोई एक्ट आना है तो वो कब आएगा?
1813 में। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 1813 का एक्ट या 1813 का चार्टर एक्ट जिसको जो बोला जाता है, ठीक है। अठारह सौ तेरह का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1813 का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। 1813 का एक्ट, 1813 के एक्ट से हम क्या देखते हैं, इसमें सबसे पहली बात, जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त हो गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। इसका मतलब क्या है, 1773 में या 1793 में कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल या पूर्वी भारत में व्यापार करने के लिए या पूर्वी एशिया में व्यापार करने के लिए एकाधिकार दिया गया था। एकाधिकार मतलब ट्रेड मोनोपोली, ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार अर्थात ट्रेड मोनोपोली। तो कंपनी को जब ट्रेड मोनोपोली यहाँ पर दी गई तो उसके द्वारा 1813 के चार्टर के द्वारा बोला गया कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अब समाप्त कर दिया जाएगा, केवल दो चीज़ों को छोड़ के, एक तो चाय का व्यापार और एक चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार। 1813 के एक्ट में आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही लिखनी है, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, केवल दो चीज़ों पर व्यापारिक एकाधिकारों को छोड़ के, बाकी जितने भी व्यापारिक मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली है, जहाँ जहाँ पर कंपनी व्यापार कर रही है उस चीज़ को समाप्त कर दिया गया, केवल चाय के व्यापार और चीन के व्यापार को छोड़ के। चाय का व्यापार भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, चीन के साथ अगर व्यापार करना हो तो भारत से केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही चीन के साथ व्यापार करेगी। इस बात को नोट कर लीजिए, और यही बात 1833 का जो अगला चार्टर एक्ट आएगा उसमें इसको भी समाप्त कर देंगे, अर्थात कंपनी का भारत पर पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली चीज़ तो ये होगी कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, अर्थात चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार यहाँ पर कंपनी का बना रहा, बाकी चीज़ें हट गई। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 1813 के अधिनियम की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहली तो ये होगी, दूसरा था कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, ईसाई मिशनरीज को अनुमति दे दी गई। ईसाई मिशनरीज को अनुमति देने का अर्थ क्या मतलब है कि भारत में अब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार अगर किसी को करना है तो खुल के कर सकता था, उसके लिए इस एक्ट के द्वारा अनुमति दे दी गई। जब आप 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो 1857 की क्रांति के दौरान जब धार्मिक कारण हम उसके पढ़ते हैं कि क्या रिलीजियस रीजन्स थे 1857 की क्रांति होने के, तो उसमें हम एक चीज़ ये भी बढ़ते हैं कि ईसाइयों के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते समय बड़बोलापन, उनका बड़बोलापन क्या था, वो ये बोलते थे कि दुनिया में जो सबसे बढ़िया धर्म है, दुनिया में जो सबसे सर्वोत्तम श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम जो हमारा रिलीजन है वो ईसाई धर्म है। और इस तरीके से उनने भारत की धार्मिक भावनाओं पर, भारतीय लोगों की धार्मिक भावनाओं पर भी आघात पहुंचाया था, जिसका ही परिणाम था कि भारत में जो 1857 में भाग लेने वाला वर्ग था वो जो धार्मिक आधार पर इसलिए भाग लेता है क्योंकि वो एक तरीके से खिन्न था अंग्रेजों के द्वारा, ईसाइयों के द्वारा अपने धर्म का इस तरीके से जबरदस्ती अध्यारोपण करना भारतीयों पे, जबरदस्ती भारत के ऊपर ईसाई धर्म को जबरदस्ती सुपीरियर दिखाना, ठीक है। तो इस चीज़ का प्रभाव कहाँ से स्टार्ट हुआ था, हम 1813 के अधिनियम से। क्यों? क्योंकि ईसाई मिशनरीज को उसमें, मिशनरीज मतलब जो धार्मिक प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ इस एक्ट के द्वारा हुई थी, तीसरी, वो थी कि यहाँ पर प्रतिवर्ष कंपनी को बोला गया कि भारत में 10 लाख रुपए, ठीक है, या इसको बोलो 10 लाख, कंपनी ने ये घोषणा की कि भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए या शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के लिए कंपनी हर साल 10 लाख रुपए का क्या करेगी, भारत में इन्वेस्टमेंट करेगी। भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कंपनी 10 लाख रुपए देगी, ठीक। तो 1813 के अधिनियम में आपने ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट इसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। अगला 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर।
1833 का चार्टर, ये क्या है? इसके द्वारा पहली चीज जो मैंने अभी अभी बताई थी आपको 1813 के चार्टर एक्ट में कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। ये कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार केवल दो चीजों पर रहा, एक चाय का व्यापार और एक चीन का व्यापार, चीन के साथ व्यापार। तो चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी को अभी भी व्यापारिक एकाधिकार था, बाकी चीजों में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। 1833 में यह बोल दिया गया कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार चाय और चीन के साथ व्यापार पर बचा हुआ है वो भी समाप्त कर दो, अर्थात कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब कोई कंपनी मतलब कंपनी जो व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाती थी वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज 1833 के, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिए, और ये था कि इसके द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बोला गया। और भारत का गवर्नर जनरल बोलते ही हम इसमें आ जाएगा क्वेश्चन कि भारत का गवर्नर जनरल बोलेंगे तो पहला गवर्नर जनरल कौन था, और ये बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, इस तरीके से 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया, और पहला भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या जरूरत पड़ रही है भारत का गवर्नर जनरल बनाने की बंगाल के गवर्नर जनरल को, प्रश्न है। तो उत्तर क्या होगा, क्योंकि इससे क्या था कि बंगाल पूर्वी भारत में हो गया। बंगाल कहां पर है? भारत के पूर्वी छोर पर या पूर्वी भारतीय रीजन में। अब इस बंगाल के गवर्नर जनरल को जब पूरी तरीके से भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि अंग्रेजों ने एक तरीके से बोले तो भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत कर दी, शक्तियों का केंद्रीकरण करना शुरू कर दिया। शक्तियों का केंद्रीकरण अर्थात जो सेंट्रलाइजेशन है, केंद्रीकरण है, वो शुरू हो गया। जो है उनका प्रेसिडेंसी मद्रास के हो, चाहे बम्बई के हो, चाहे उधर बंगाल के हो, वो सारे के सारे किसके अधीन आएंगे? बंगाल के गवर्नर जनरल। अर्थात जो बंगाल का गवर्नर जनरल है अब ब्रिटिश आधिपत्य का जो भारत है, जहां जहां पर अंग्रेजों का भारत में राज है, उस पूरे रीजन में उनका जो लीडर, टॉप लीडर कहलाएगा, वो कौन कहलाएगा? भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ठीक है, बैठेगा कहां पर? बंगाल में। तो अभी तक तो बंगाल का गवर्नर जनरल था, लेकिन अब वो क्या कहलाएगा? भारत का गवर्नर जनरल। और यहीं पर से क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा इसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और कौन भारत का पहला गवर्नर जनरल था? हमने पढ़ा था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन पढ़ा था? वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अभी 1857 के क्रांति के बाद जब कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया जाएगा और 1858 का अधिनियम जब लाया जाएगा, तो इस 1858 के अधिनियम के द्वारा इस गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वॉइसरॉय का पद लाया जाएगा। और तो यहाँ पर से फिर एक नया क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला वॉइसरॉय कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला वॉइसरॉय, ये तीन ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आपने ध्यान रखना है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत का पहला वॉइसरॉय जो आएगा 1858 के अधिनियम से भी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये तीन नाम आप जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से ऑब्जेक्टिव रूप में पूछता है। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट से हमने ये चीजें देखी। अब 1833 के चार्टर एक्ट में एक चीज और करी गई थी कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, जिसको मैंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बताया था कि एक गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद भी बनाई गई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो था ही वहाँ पे, और गवर्नर जनरल की वर्किंग कमेटी या कार्यकारी परिषद भी बनाई गई थी जिसमें 4 मेंबर होते थे। तो 4 मेंबर जब होते थे तो इसको 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से इसमें से एक मेंबर कम करके इसको 3 कर दिया गया, और वापस 1833 के चार्टर एक्ट से इस 3 मेंबर की जगह के साथ एक और मेंबर इसमें ऐड करके वापस इसकी संख्या 4 कर देगी। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक अन्य सदस्य की नियुक्ति की गई, और वो जो अन्य सदस्य या यूँ कहें कि जो चौथा सदस्य था उसको हमने विधि सदस्य के रूप में बोला कि विधि सदस्य
अब ये विधि सदस्य क्या है, बोल रहा है कि भारत का जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको हम भारत का गवर्नर जनरल बना रहे हैं ना, तो भारत का गवर्नर जनरल जब बना रहे हैं तो वहाँ पर उसकी गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में इतने बड़े क्षेत्र को कंट्रोल करने के वाला या इतने बड़े क्षेत्र पर रूल रेगुलेशन बनाने के लिए कोई ऐसा सदस्य तो होना चाहिए जो उसको इस विधिक सहायता दे सके, विधिक सलाह दे सके, विधिक परामर्श जिससे कर सके। और इस तरीके से एक विधिक सदस्य इसमें जोड़ा गया। जो विधिक सदस्य, पहला विधिक सदस्य गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का है। अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता कि कौन गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पहला विधिक सदस्य था, तो वो था आपका लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले जब भारत में आता है, ये भारत में जब लॉर्ड मैकाले को विधिक सदस्य बनाया गया, तो इसी दौरान में लॉर्ड मैकाले के टाइम पे आपने सुना होगा मैकाले माइन्यूट, और मैकाले माइन्यूट इसने प्रस्तुत किया था। वो घोषणा पत्र इसने दिया था जिसमें बोला गया था कि ब्रिटेन जो भारतीय साहित्य हैं, जब इसने शिक्षा के क्षेत्र में पूरे भारत में भ्रमण करता है और उसको रिपोर्ट सौंपी जाती है, तो भारतीय साहित्य को क्रिटिसाइज करने के लिए अपना एक स्टेटमेंट देता है। बोलता है कि जितने भी भारत में जो ये लिटरेचर है, जितना भी भारतीय साहित्य है, वो मतलब इतना छोटा सा पार्ट है। वो बोलता है कि संपूर्ण भारतीय साहित्य ब्रिटेन में रखी हुई किसी लाइब्रेरी के एक अलमारी में भी क्या कर सकता है, समा सकता है। कहने का तात्पर्य क्या था कि वो दिखाना चाहता था कि कितना ब्रॉड ब्रिटिश लिटरेचर है, कितना ब्रॉड पाश्चात्य साहित्य है, भारतीय साहित्य को तुच्छ बताना चाह रहा था। और हमने, आपको पता ही है कि उसने किस तरीके से भारत में अंग्रेजी शिक्षा, जो शिक्षा का माध्यम था, उसको अंग्रेजी करने का यहाँ पर बल दिया था। ठीक है, तो वो चीज़ अलग है, उसको हम जब शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ेंगे। तो लॉर्ड मैकाले को अभी विधिक सदस्य के रूप में यहाँ पर ऐड किया गया है। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक चौथे सदस्य जिसको विधिक सदस्य बोला गया, इसको इस विधिक सदस्य के रूप में कौन ऐड किया गया था, लॉर्ड मैकाले 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। आपने इतनी सी बातें याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे 1833 के चार्टर एक्ट के बाद 1853 का चार्टर एक्ट। देखिए, इसको कनेक्ट करते हुए पढ़िएगा तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद हम आएंगे 1853 के चार्टर एक्ट में। इससे भी एक दो पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपने याद रखना है। 1853 का चार्टर एक्ट, ये 20-20 साल में, या 1853 का अधिनियम 20-20 साल में आएंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, 1773 के बाद 1793, 1793 के बाद 1813, 1813 के बाद 1833, 1833 के बाद 1853। 1853 के चार्टर एक्ट में पहली चीज आप देखोगे, इसके द्वारा भारत में संसदीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, भारत में संसदीय व्यवस्था, अर्थात हम जानते हैं, अगर जब इंडियन पॉलिटी में अभी पढ़ोगे तो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। तो भारत में आज़ादी से पहले से भी 1853 में ही जब गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल है, तो उस भारत के गवर्नर जनरल के जो काम करने की शैली है, उस काम करने की शैली के द्वारा ही 1853 के चार्टर एक्ट में से हम एक प्रोविजन और देखते हैं कि भारत में संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। भारत में संसदीय व्यवस्था की शुरुआत कहने का क्या तात्पर्य है, या यूँ कहें कि संसदीय व्यवस्था भारत में अगर आ रही है तो इसका क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो संसद है, संसद को हम किस फॉर्म में पढ़ते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इस फॉर्म में पढ़ते हैं, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब भारत में संसदीय व्यवस्था अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसी प्रकार से जो गवर्नर जनरल की वर्किंग कमेटी है, इस गवर्नर जनरल की वर्किंग कमेटी में अंदर तो क्या है, 4 सदस्य हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गवर्नर जनरल सेंटर में, इसके 4 क्या हैं, सदस्य हैं। अब इसकी एक और विधायी परिषद बनाएगी, और इस विधायी परिषद में जो सदस्य थे, उस सदस्यों की संख्या, इस सदस्यों की संख्या नियुक्त की गई क्या, 10 सदस्य इसमें रह सकते थे। वैसे 6 से 10 सदस्य इस तरीके से रहता है। फिर इस जो सदस्य थे, इन सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया था बाद में। खैर, तो यहाँ पर इसकी एक ही वर्किंग कमेटी होगी, और इसके अलावा बाहर से कुछ विधायी सदस्य होंगे। ये विधायी सदस्य
पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही होते थे, बाद में इन विधायी सदस्यों में भारतीय सदस्यों को भी एंट्री दी गई और अलग अलग अधिनियम के द्वारा इस विधायी सदस्य में या इस विधायी परिषद में भी भारतीयों को एंट्री दे दी गई। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि एक सिस्टम बन रहा है, एक संसद टाइप की बन रही है, जिसका कौन है केंद्र में, गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल, उसकी एक कार्यकारिणी होगी और बाहर से विधायी परिषद या विधायी सदस्य इसके ऐड हो गए। इस तरीके से एक भारत की संसदीय व्यवस्था की शुरुआत अगर हम बोलें तो 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से इसमें की जाती है। अब 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी, जब तक कंपनी का शासन जो था वो डिफाइन करने की कोशिश की गई और बोला गया कि जब तक संसद न चाहे, ठीक है, संसद न चाहे तब तक कंपनी भारत में क्या कर सकती है, शासन कर सकती है, या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में तब तक रह सकता है जब तक जब तक संसद न चाहे। दूसरा मतलब क्या था कि जब संसद चाहेगी तब भारत से कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाएगा। तो एक तरफ से हम यहाँ पर अगर देखें, क्योंकि तब तो चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, अर्थात कंपनी को असीमित समय के लिए, फॉर द अनलिमिटेड ईयर्स, असीमित समय के लिए यहाँ पर व्यापार करने की या शासन करने की क्या दे दी गई, अनुमति दे दी गई। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जब खाने का टाइम आया तब खा नहीं पाए। होता क्या है कि 53 में ही इसको मौका मिल जाता है कि वो असीमित समय के लिए व्यापार कर सकती है भारत में। लेकिन इसी बीच 1857 में हम देखते हैं कि भारत में 1857 की क्रांति हो जाती है और 1857 की क्रांति से जो ब्रिटेन है या जहाँ पर इंग्लैंड में महारानी बैठी हुई है, उनको लगता है कि भारत में कंपनी अब इतनी शायद समर्थ नहीं है कि वो भारतीयों के इस उग्रता को या भारतीयों के इस जो भारत में इस प्रकार के आंदोलनकारी हो रहे थे या आंदोलन का उदय हो रहा था उसको संभाल सकती है। इसलिए भारत में शासन जो है कंपनी के स्थान पर अब सीधे ताज ने या ब्रिटेन के महारानी ने अपने हाथों में ले ली, अपने हाथों में उसकी बागडोर संभाल ली और कंपनी का शासन समाप्त करते हुए ताज का शासन भारत में शुरू हो जाता है। तो 1853 के बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी जो आएगी वो आएगा 1858 का भारत सरकार अधिनियम या 1858 का अधिनियम। ठीक है, 1858 का अधिनियम। अब इस 1858 के अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं। पहले तो मैंने एक चीज़ और बता दी आपको कि ऑलरेडी बताया कि भारत में 1857 की क्रांति के बाद से ताज का शासन क्या कर दिया गया, कंपनी का शासन क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा? 1858 के द्वारा। क्या कारण था? 1857 की क्रांति। दूसरा, 1858 के अधिनियम से एक प्रमुख बात आपने जो याद रखनी है वो ये है कि इसके द्वारा भारत का गवर्नर जनरल, ये जो भारत का गवर्नर जनरल है इसको हमने बोला भारत का वॉइसरॉय। भारत का गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय। ठीक है, वॉइसरॉय का मतलब ये एम्बेसडर था। ये क्या था? एक एम्बेसडर, दूत जिसको बोलते हैं, राजदूत जिसको बोलते हैं। ये क्या था? एक एडमिनिस्ट्रेटर था, एडमिनिस्ट्रेटर। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटर का काम तो ये भी कर ही रहा है, लेकिन ये ब्रिटेन की महारानी के प्रतिनिधि के रूप में जब काम कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वो कहलाएगा भारत का वॉइसरॉय। जब भारत में ही वो अपना एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति प्रशासक के रूप में काम कर रहा था तो भारत में वो गवर्नर जनरल कहलाया, क्योंकि मुख्य प्रशासक ही है, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में ये है। और अगर वो एम्बेसडर के रूप में, राजदूत के रूप में अगर वो काम संभाल रहा है तो उसको हमने वॉइसरॉय बोला। अर्थात इसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको जो ये अकाउंटेबल था किसके प्रति? ब्रिटेन की महारानी के प्रति। हालांकि ये भी तो था, लेकिन ये अपने तरीके से सुचारू रूप से अपना काम यहाँ पर खुद से डिसीजन लेके कर सकता था। तो भारत का जो वॉइसरॉय हो गया, ये भारत के गवर्नर जनरल से किस प्रकार भिन्न हो गया, ये मैंने आपको इस
छोटे से उसमें बता दिया। तो यहाँ पर से अगेन क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत का गवर्नर जनरल भारत का वाइसरॉय बन गया, तो भारत का पहला वाइसरॉय कौन होगा भाई? उस समय जो वाइसरॉय था, उस समय जो तत्कालीन गवर्नर जनरल को ही वाइसरॉय बनाया गया होगा ना, जो गवर्नर जनरल होगा भारत में उसी को वाइसरॉय बना दिया, क्योंकि गवर्नर जनरल के फॉर्म में उसमें लॉर्ड कैनिंग 1856 में भारत में आ चुका था। तो 1857 की क्रांति हो जाती है और 1858 में ये अधिनियम लाया जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का पहला वाइसरॉय है। ठीक हो गया। 1857 की क्रांति के समय क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो वो होगा लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि वो 56 में भारत में आया था। भारत में पहला वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में गवर्नर जनरल का पद वाइसरॉय में चेंज कर दिया। भारत का पहला वाइसरॉय गवर्नर जनरल मैंने बताया बेंटिक। ठीक है, तो कैनिंग और बेंटिंग और हेस्टिंग्स, इन 3 नामों का आपने याद रखना है। हेस्टिंग्स क्या था? हेस्टिंग्स था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कौन? हेस्टिंग्स। ठीक हो गया। तो हेस्टिंग्स, बेंटिक और लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग, ये 3 नाम आपने याद रखने, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। बिल्कुल टू द पॉइंट आपने देखना है, ज़्यादा इन डेप्थ आपने जाना नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव की जो अप्रोच है उसकी वजह से आपको इसमें अप्रोच अपनी रखनी है। 1861 का अधिनियम, इसमें से आप एक चीज़ याद रखिएगा, इसके द्वारा भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत होती है। पोर्टफोलियो सिस्टम अर्थात विभागीय पद्धति, जिसको हम बोल सकते हैं विभागीय पद्धति की शुरुआत। भारत में विभागीय पद्धति या पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत। भारत में मंत्रिमंडलीय पद्धति, ठीक है, या विभागीय पद्धति या पोर्टफोलियो, कुछ भी बोल रहा हूँ, मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत, या भारत पे पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत, या भारत में विभागीय पद्धति की शुरुआत कब से मानी जाएगी? 1861 के अधिनियम से। जबकि भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत कब से हुई है? 1853 के अधिनियम से। ठीक है, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये हमारा कैबिनेट सिस्टम या पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय पद्धति इसको हम बोल रहे हैं, उसकी शुरुआत 1861 के अधिनियम से मानी जाती है। अब 1861 के अधिनियम से भारत में दूसरा चीज़ ये रखो कि इसमें बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को वापस विधायी शक्तियाँ दे देगी। बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियाँ दे दी गई। विधायी शक्तियाँ दे दी गई। विधायी शक्तियाँ दे देने का मतलब ये लोग अपने लिए, देखो विधायी शक्तियाँ मतलब लेजिस्लेचर पावर देने का मतलब, लेजिस्लेचर क्या है कि ये लोग अपने वहाँ पर क्या कर सकते हैं, लोकल बॉडी को बना सकते हैं। वहाँ पर क्या है, एक सिस्टम बना सकते हैं जिसका कोई हेड होगा, उसके नीचे फिर कोई दूसरे होंगे। इस तरीके से एक विधायी शक्तियाँ देने का मतलब क्या था कि अभी तक भारत में जो बम्बई हो गया, मद्रास हो गया, इधर बंगाल हो गया, इन तीनों को मिला के हमने क्या करा था, एक भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। अर्थात भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत की थी। तो भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत यहाँ पर 1833 के द्वारा, यूँ कहें भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत वैसे तो मानी जाती है 1773 से, लेकिन 1833 में उसको हम फाइनल स्टेप बोल सकते हैं। 1773 से भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भारत के लिए हमने एक सुप्रीम कोर्ट बनाया भारत में, और वो कलकत्ता में बनाया। तो जुरिस्डिक्शन, जो सुप्रीम जुरिस्डिक्शन था वो कहाँ पर सॉल्ट आउट होगा? कलकत्ता में। अर्थात सबको एक छत के नीचे यहाँ पर जुरिस्डिक्शन देने का, अर्थात सेंट्रलाइज कर रहे कुछ चीज़ से।
और इसको अंतिम पावर हम कब दे रहे हैं, या फाइनल स्टेप सेंट्रलाइजेशन का कब माना जाएगा, 1833 के चार्टर एक्ट से, जब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है ना, उस बंगाल के गवर्नर जनरल को ही हमने क्या बोल दिया, भारत का गवर्नर जनरल। पूरे भारत में तुम ही देखोगे भैया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल तुम ही कहलाओगे। तो ये फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अब हमने वापस बम्बई और बंगाल जो मद्रास है, उस मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को हमने उनके लेजिस्लेचर पावर अलग दे दिए। जब विधायी शक्तियां हमने उनकी अलग कर दी, अर्थात केंद्रीय जो नेतृत्व था, जो उसका सेंट्रल था, वो सेंटर से जो कंट्रोल होता वो तो थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन वो लोग अपना लेजिस्लेचर वहाँ पर खुद बना सकते हैं, अर्थात डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत। तो यूँ कहेंगे तो भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत कब हुई, या भारत में डिसेंट्रलाइजेशन का पहला प्रयास कब किया गया, तो वो होगा 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। और ये फाइनल स्टेप कब माना जाता है, 1935 में। 1935, या यूं कहें कि जब 1935 के एक्ट से 1937 में जब भारत में पहली बार चुनाव होते हैं और 11 ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव होते हैं। इसका मतलब क्या था कि 11 ब्रिटिश प्रांत भारत में अंग्रेजों के अधीन रहते हुए अपने लिए सरकार चुन सकते हैं। उनके लिए कोई एक ही सरकार नहीं है, उनमें केवल शासन अंग्रेजों के द्वारा ही चलाया जाएगा, सब में ऐसा नहीं। ठीक हो गया, अर्थात वो डोमिनियन स्टेटस में तो रहेंगे, लेकिन उनकी अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स रहेंगी। ठीक है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जब बनती हैं 1937 के चुनावों के द्वारा, जिसमें हम देखते हैं कि कांग्रेस को 7-8 राज्यों में लगभग वहाँ पर बहुमत मिलता है, लेकिन वो 22 महीने की सरकार, 28 महीने की सरकार थी, 1939 में वो ढह जाती है। ठीक है, वो चीज़ अलग है। लेकिन एक तरीके से देखो कि 1861 में डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो रही है, जिसका आखिरी स्टेप माना जाता है 1835 का अधिनियम, या यूँ कहें कि 1837 में जब चुनाव होते हैं। तो 4 चीज़ें आपने याद रखनी है। भारत में पहली बार केंद्रीकरण की शुरुआत कब हुई, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। केंद्रीकरण का अंतिम जो फाइनल स्टेप है उसको हम बोलते हैं 1833 का एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। भारत में पहली बार डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत कब हुई, 1861। और भारत में डिसेंट्रलाइजेशन का लास्ट स्टेप या पूर्ण रूप से डिसेंट्रलाइजेशन कब हुआ, 1937 के चुनावों के माध्यम से, या यूं कहें कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके द्वारा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, इसके बाद हमने 1861 के भारत परिषद अधिनियम के बाद अब हम पढ़ेंगे 1892 का एक्ट, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1858 के एक्ट के बाद हमने 1892 का एक्ट पढ़ा। 1892 का एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, 1892 का एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसके द्वारा हम देखते हैं कि भारत में जो बजट इत्यादि चीज़ें हैं, इन बजट इत्यादि चीज़ों पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया था। भारतीय सदस्यों को इसमें शामिल करने का अधिकार दे दिया गया था। भारत के सदस्यों की नियुक्ति या जो ब्रिटिश विधायी परिषद था, जो विधायी परिषद थी गवर्नर जनरल की या वॉइसरॉय की विधायी परिषद है, इस विधायी परिषद में जो सदस्य थे उनको बहस में भाग लेना या प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार, ठीक है। तो जब इंडियन पॉलिटी में आप बजट पढ़ोगे तो बजट जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रश्न पूछने का अधिकार वगैरह या बजट पर बहस करने का अधिकार, तो उसका जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपसे पूछा जाएगा तो वो निकल के आता है 1892 का अधिनियम। इसी अधिनियम के द्वारा जो विधान परिषद के कार्य थे उनमें वृद्धि कर दी गई, उन्हें बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया और कार्यपालिका से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अंग्रेजों को या उन सदस्यों को अधिकृत कर दिया गया था। ठीक है, 1892 के एक्ट में आपने ये याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है 1892 के बाद, ये हम सारा का सारा क्या पढ़ रहे हैं आपको याद होना चाहिए, हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं, भारत के संविधान के निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब धीरे धीरे देख रहे हैं ना कि जो विधायी परिषद है, इस विधायी परिषद के पहले तो विधायी परिषद के सदस्यों को शामिल किया गया, फिर उन सदस्यों को बहस करने का अधिकार दे दिया गया, बजट से संबंधित बहस करने का अधिकार दे दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया, और प्रश्न पूछने का जब अधिकार दे दिया तो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी उनको बोला गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से
धीरे धीरे करके सदस्यों की जो सहभागिता उसको बढ़ाई जा रही है। अब 1909 का जो अधिनियम है, इस 1909 के अधिनियम के द्वारा बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो एक्ट, मिंटो सेकंड जो उस समय भारत में गवर्नर जनरल थे। मार्ले जो थे वो भारत में जो भारत सचिव का पद होता था ब्रिटेन में, वहाँ पर भारत सचिव का पद, तो भारत सचिव थे मार्ले और लॉर्ड मिंटो सेकंड थे उसमें भारत में गवर्नर जनरल। तो मार्ले मिंटो एक्ट इसको इसलिए बोला जाता है, या मार्ले मिंटो अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1909, इसको इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि जो मिंटो थे, मिंटो ने क्या कर दिया कि विधायी परिषद के जो सदस्य होंगे उस विधायी परिषद किसकी, लेजिस्लेटिव कमेटी किसकी, लेजिस्लेटिव काउंसिल किसकी, गवर्नर जनरल की। तो गवर्नर जनरल या जिसको हम वॉइसरॉय बोल रहे हैं, तो इस वॉइसरॉय की जो विधायी परिषद है, उस विधायी परिषद में बाहर से जो सदस्य आ रहे हैं, उन बाहर से आने वाले सदस्यों में इस 1909 के अधिनियम के द्वारा बोला गया कि इसमें वे सदस्य होंगे, इसमें जो सदस्य निर्वाचित होकर आ रहे हैं उसमें मुस्लिम जो सदस्य होंगे वो केवल मुस्लिम निर्वाचित क्षेत्र जो सेपरेट किया गया उससे आएंगे। अर्थात यूँ कहें कि इसके लिए पृथक निर्वाचन का जो कॉन्सेप्ट था, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, वो यहाँ पर से भारत में देखने को मिलता है। जो मुस्लिम क्षेत्र होगा ना, उस मुस्लिम क्षेत्र से वही कैंडिडेट खड़ा होगा जो मुसलमान होगा। अर्थात भारत में सांप्रदायिकता का बीजारोपण कर दिया गया। हिंदू और मुसलमानों के लिए क्या होगी, एक तरीके से खाई हो गई। हिंदू और मुसलमानों के लिए खाई कैसे होगी, बोला कि इस रीजन से, इस क्षेत्र से केवल मुसलमान ही क्या होगा, मुसलमान व्यक्ति ही इसमें से क्या हो सकता है, कैंडिडेट बन सकता है। अर्थात सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम या पृथक निर्वाचन प्रणाली की इस व्यवस्था की गई, पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। और इस पृथक निर्वाचन प्रणाली को ही बोला जाता है भारत में सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म का बीजारोपण, सांप्रदायिकता का बीजारोपण। और सांप्रदायिकता का बीजारोपण यूँ कहें तो भारत में सांप्रदायिकता का जनक कौन कहलाएगा, जिसने ये प्रावधान किए, कौन, मिंटो। और इसीलिए जो मिंटो है, मिंटो सेकंड या लॉर्ड मिंटो जो वायसरॉय उसमें है, लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। ठीक, इस तरीके से आप ये बातें आप पूरी नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, 1909 के इस अधिनियम के बाद हम पढ़ते हैं 1919 का एक्ट। ये बात याद रखिएगा, 1909 का जो अधिनियम था, इस 1909 के अधिनियम के द्वारा 1909 के अधिनियम को सांप्रदायिकता का बीजारोपण माना जाता है। ठीक है, सांप्रदायिकता है, कम्युनलिज्म का बीजारोपण अगर कोई पूछे आपसे 1909, और कम्युनलिज्म का फादर इंडिया में बोला जाएगा तो मिंटो, लॉर्ड मिंटो या मिंटो सेकंड। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, 1919 का भारत परिषद अधिनियम। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट जो हमने पढ़ने होते हैं। इसके द्वारा 1919 में क्या बोला गया, 1909 में हमने देखा था कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम आया था, और सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम जब 1909 में आया तो ये किसके लिए आया गया था, मुस्लिम्स के लिए लाया गया था। ठीक है, अब जब सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम मुस्लिम्स के लिए लाया गया तो इस 1919 के एक्ट के द्वारा बोला गया कि केवल मुसलमानों के लिए ही सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम नहीं, बल्कि जो मुस्लिम्स तो हैं ही, जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं, यहाँ पर जितने भी अंग्रेज हैं, जितने भी सिख हैं, जितने भी फारसीज हैं, या यूँ कहें कि जितने भी मुसलमानों के अलावा अन्य अंग्रेज हो, फारसी हो या सिख हो, इनके लिए भी क्या कर दिया जाए, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम भारत में विस्तृत कर दिया गया, इसका एक्सपेंशन कर दिया गया। ठीक, दूसरी चीज़ 1990 के भारत परिषद अधिनियम से
एक चीज़ जो आपने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ याद रखनी है वो है कि इसने प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कर दी। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना करने का मतलब कुछ विषय क्या रहेंगे, गवर्नर के पास रहेंगे और कुछ विषय अंग्रेजी हस्तक्षेप है। अर्थात कुछ विषय जो होंगे, द्वैध शासन का मतलब क्या कि द्वैध शासन मतलब दो सरकारें या दो सरकार के प्रमुख। अब प्रोविंसेस में सरकार के दो प्रमुख बना दिए, तो सरकार के दो प्रमुख बनाने का मतलब क्या था कि एक प्रमुख तो वो हो गया जो निर्वाचित होकर उन प्रांतों में आएगा, दूसरा कौन, दूसरा तो अंग्रेजों के द्वारा ही उनका रूल किया जाएगा ना। तो अंग्रेजी जो रूल होंगे या अंग्रेजी जो प्रमुख होगा या अंग्रेजों की तरफ से जो प्रमुख होगा उसके पास सरकार की जो उस प्रांत के प्रमुख विषय हैं, जैसे रेवेन्यू कलेक्शन हो गया या जिससे सरकार या अंग्रेजों की आय हो सकती है। तो अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया। ये मात्र एक जुमला है, ये मात्र एक तरीके से प्रांतों में जो लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों को एक तरीके से उनकी आवाज़ को दबाने के लिए या एक तरीके से उनको भटकाने का काम ये बोला कि अच्छा तुम लोग अपने लिए सरकार की मांग कर रहे हो, अपने लिए बोल रहे हो कि हमें सरकार चाहिए, हम लोग अपना शासन खुद करना चाहते हैं, तो एक काम करो, लो एक काम करते हैं कि तुम लोग भी शासन करो और हम लोग भी शासन करेंगे। तुम कुछ मुद्दों पर या तुम कुछ विषयों पर अपनी सरकार की नीति से अपने सरकारी नीतियां चला सकते हो और कुछ मुद्दों पर हमारा रूल या हमारा नियम ही चलेगा। तो इस तरीके की नीतियां कहलाई द्वैध शासन। और प्रोविंसेस में डायरकी या द्वैध शासन की स्थापना कब होती है? 1919 के भारत परिषद अधिनियम से। ठीक हो गया। अब ये 1919 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, इसको हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोला जाता है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम क्या था? आप मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोलोगे कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। दूसरी बात, भारत में अगर आप ये टाइम पीरियड देख रहे हो 1919 का, इस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का प्रभाव चल रहा है। अंग्रेज जो होंगे भारत में, जो अंग्रेजी शासन है, कुछ अंग्रेजी शासन भारत में क्या हो रहा है, जो ब्रिटेन की सरकार है, ब्रिटेन की सरकार का जो कुछ नियंत्रण है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रिटेन जो है भारत से मदद मांगना चाह रहा है। मदद किसमें? प्रथम विश्व युद्ध में। और प्रथम विश्व युद्ध में जब भारत में ब्रिटेन जो है भारत से मदद के लिए अपेक्षित रहता है, तो इसी का फायदा भारत वो उठाता है और बोलता है कि एक काम करोगे, यदि भारत ब्रिटेन की मदद करता है, प्रथम विश्व युद्ध में भारत ब्रिटेन का मदद करता है, साथ देता है, तो भारतीयों की मांगों को भी स्वीकार कर लिया जाएगा। और 1917 में इसी क्रम में जो उसमें भारत में कौन है, भारत में मोंटेग्यू घोषणा आती है 1970 में, जिसको अगस्त घोषणा बोला जाता है। और मोंटेग्यू घोषणा ये होती है, वो बोलता है कि भारत के लोगों को, भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं जो अपने लिए अलग से संविधान की मांग कर रहे हैं, सरकार की मांग कर रहे हैं, उनको हम उत्तरदायी सरकार देने का प्रयास करेंगे। और उत्तरदायी सरकार देने का प्रयास करेंगे और भारत में क्या कर देंगे, हम डोमिनियन स्टेटस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या भारत सरकार को दे सकते हैं। तो ये बात कुछ उन्होंने क्या करी, मोंटेग्यू घोषणा में करी। इसलिए इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोला जाता है या भारत परिषद अधिनियम 1919 का। इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, मुस्लिम से इंग्लिश या जो सिख पारसीज वगैरह हैं, इनके लिए जो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम है उसको बढ़ा दिया गया। और इसी में एक बात और बोली कि जितनी भी चीज़ें हम प्रांतों में अगर द्वैध शासन लगा रहे हैं, प्रोविंसेस में डायरकी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो अगले 10 साल में इसको रिव्यू करेंगे। लेकिन कुछ समीकरण ऐसे बनते हैं कि 10 साल में रिव्यू करने से पहले एक कमीशन बनाया जाता है, साइमन कमीशन। और जो साइमन कमीशन था वो, चूँकि इंग्लैंड में उसमें सत्ता परिवर्तन का दौर था, तो 10 साल 1929 में आने से पहले वो 1927 में उसका गठन कर दिया जाता है, 28 में भारत आता है और 1930 में वो अपनी रिपोर्ट देता है। ठीक है, तो साइमन कमीशन जो अगर पूछता है आपसे, तो एक्चुअली में देखा जाए तो भारत सरकार जो ये 1919 का एक्ट था, इसी को रिव्यू करने के लिए उसका गठन किया गया था। ठीक है, ये हो गया भारत सरकार अधिनियम 1919। अब भारत सरकार अधिनियम 1919 जब हमने देखा, तो इसमें
इसमें हम देखते हैं कि पहली बार बाईकैमरलिज्म की स्थापना भी भारत में होती है 1919 में। 1919 के एक्ट में से ही बाईकैमरलिज्म मतलब द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक व्यवस्था मतलब भारत में लोकसभा और राज्यसभा, ये जो कंसेप्ट हो गया, ये किससे आया? भारत में। अगर आपसे कोई पूछे बाईकैमरलिज्म क्या है? द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या है? कि लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है। तो इस तरीके से 1919 के इसी अधिनियम से ही ये भारत में हमारा पास जो इसका कंसेप्ट है वो भारत में आता है। अब इस एक्ट के बाद से हम देखते हैं 1935 का एक्ट। भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियमों में से एक जो आएगा वो आएगा भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियमों में से एक 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। ये भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अगर कोई है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 395 आर्टिकल में से लगभग 250 आर्टिकल इसी में से लिए गए। अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब भारत सरकार अधिनियम बनाया गया तो उसमें प्रत्यक्ष रूप से अब भारत के लिए एक संविधान का, या यूँ कहें कि भारत में शासन चलाने के लिए एक प्रॉपर ढांचा तैयार किया गया। अब इस ढांचे में क्या था कि सबसे पहले इसमें एक ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया गया। अब ऑल इंडिया फेडरेशन क्या था? जितने भी प्रांत थे और जितने भी रजवाड़े थे, इन सबको मिला के भारत में क्या किया गया? एक ऑल इंडिया फेडरेशन। प्रांत जिनको हम बोल रहे हैं ना, एक्चुअल में वही क्या है? कॉलोनीज हैं। जितने भी प्रांत हैं, इन्हीं प्रांतों को एक्चुअली में देखा जाए तो ब्रिटिश कॉलोनी बोला गया। और रजवाड़े जहाँ पर राजा या जो राजतंत्र, जो यूँ कहें कि जो लोकल राजा यहाँ पर जो अपना शासन चला रहे थे, वो पैरेलल चल रहे थे। भारत में जो अदर प्रोविंसेस है, जैसे अवध हो गया, ठीक है, जैसे संयुक्त प्रांत हो गया, ठीक है, जैसे हमारा मद्रास हो गया, जैसे कलकत्ता हो गया, बम्बई हो गया, इस तरीके से ये सारे प्रोविंसेस, हमारे बिहार हो गया, समझ रहे, ये सारे के सारे चीज़ें चल रही थी। अब जो प्रांत और रजवाड़े हैं, तो इसमें क्या कर दिया, जो प्रांत थे, इन प्रांतों में 1919 के एक्ट के द्वारा तो यहाँ पर डायरकीज लगाई गई थी, ठीक है। इस डायरकी को क्या कर दिया गया? इस 35 के अधिनियम से समाप्त कर दिया गया और केंद्र में क्या कर लिया गया? केंद्र में डायरकी स्थापित कर दी। और डायरकी जैसे मैंने बताया था कि आपको एक तो क्या रहेंगे, दो टाइप के यहाँ पर हमारे पास जो मैटर्स हैं, सब्जेक्ट हैं, उनका डिवीजन हो गया। एक तरीके के सब्जेक्ट जिनको हम बोल देंगे हस्तांतरित विषय, और एक आरक्षित विषय, ठीक है। आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय मतलब जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सैन्य सुरक्षा, ये कुछ सब्जेक्ट हैं। तो इसी तरीके से जो ये मेन सब्जेक्ट थे, तो जो राजस्व या जिनसे आय हो सकती थी, जो कुछ मुख्य सब्जेक्ट थे, वो रिजर्व्ड सब्जेक्ट किसके पास हो गए? गवर्नर के पास हो गए या वायसरॉय के पास हो गए। जो ट्रांसफरेबल थे वो किन के पास हो गए? लोकल मिनिस्टर्स के पास हो गए। और जो मिनिस्टर्स थे, इन मिनिस्टर्स को सजेशन ले सकता था किससे? मतलब ये जो हस्तांतरित विषय हैं, इस हस्तांतरित विषयों को इसको गवर्नर के पास सजेशन के लिए जा सकता था। अब इस प्रकार से द्वैत शासन, डायरकी का मतलब समझिएगा कि प्रांतों के जो विषय हैं उनको क्या कर देना? दो भागों में बांट देना। कुछ रिजर्व्ड रख गए और कुछ हमारे पास ट्रांसफरेबल हो गए। ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट को कंट्रोल कौन करेगा? उन प्रांतों के जो मिनिस्टर्स चुन के आए हैं,
और रिजर्व्ड सब्जेक्ट किसके पास रहेंगे, चाहे वो उस प्रांत से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा भी है, लेकिन वो मुद्दा अगर आरक्षित विषय वाला मुद्दा है तो उसको टैकल करेगा कौन, गवर्नर ही करेगा। तो जो प्रांतों में ये व्यवस्था चल रही थी, इसको अब 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया। ये व्यवस्था लेके आ गए वो केंद्र में। तो यहीं पर से पहला क्वेश्चन बनता है कि केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के द्वारा लगाया गया, प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम के द्वारा लगाया गया, प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया। तो केंद्र ये याद रखिएगा आप 1935 सारे के सारे इसके आंसर। इसके द्वारा पहली बार भारत में शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन मतलब ट्रू पावर्स। अभी तक अंग्रेज क्या कर रहे थे कि लोग मांग कर रहे हैं कि हमें भी कुछ पावर्स दी जाए। प्रोविंसेस क्या कर रहे हैं, हमें भी कुछ पावर्स दी जाए, हमें भी सरकार बनाने की अनुमति दी जाए, हमारे लिए भी कुछ प्रोविजंस ऐसे रखें जो केवल जिनका यूज या जिनकी जो पावर केवल हमारे लिए हो, प्रोविंसेस को, सेंटर के पास ना हो। तो यहाँ पर से अंग्रेजों ने अभी तक ट्रू डिवीजन ऑफ पावर किया नहीं, ठीक है। लेकिन पहली बार 1935 के द्वारा इस ट्रू डिवीजन ऑफ पावर का हम देखने को मिलते हैं। डिवीजन ऑफ पावर्स क्या होता है ना, डिवीजन ऑफ पावर शक्तियों का विभाजन मतलब ऐसे मैटर्स जिनमें केवल प्रोविंस या प्रांत ही अपना निर्णय ले सकें, ऐसे मैटर्स जिन पे केवल सेंटर ही अपना निर्णय ले सके। तो ऐसे में शक्ति किसके पास है, जिन मामलों में केवल केंद्र सरकार ही कोई निर्णय लेगी या कोई कानून बनाएगी, उनको बोलेंगे हम संघ सूची या केंद्र सूची के विषय। जिन मामलों में केवल राज्य सरकार ही मुख्य रूप से निर्णय बनाने के लिए आधिकारिक होगी, उसको हम बोलेंगे राज्य सूची के विषय। और ऐसे मामले जिन पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, अपने लिए निर्णय बना सकते हैं, अपने लिए निर्णय ले सकते हैं या कानून बना सकते हैं, उनको हम बोलेंगे समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, समवर्ती सूची के विषय। तो समवर्ती सूची जिसको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, राज्य सूची और केंद्र या संघ सूची, केंद्र सूची, यूनियन लिस्ट, इसको संघ सूची लिखो, संघ सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तीन तरीके से हमारे पास यहाँ पर ट्रू डिवीजन ऑफ पावर आता है। डिवीजन ऑफ पावर मतलब कि विषयों का यहाँ पर क्या हो, बंटवारा हो, कि कुछ विषय संघ सूची में रहेंगे, कुछ राज्य सूची में, कुछ कंकरेंट लिस्ट में रहेंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आता है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। अब 1935 से पहले अगर हम भारत के इतिहास में मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे तो यहाँ पर लगभग एक 1932 में हमारे पास कम्युनल अवार्ड और जिसको हम सांप्रदायिक पंचाट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बोल दिया गया था रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। उसने बोला कि भारत में 1909 में लॉर्ड मिंटो ने क्या करा था, पृथक निर्वाचन प्रणाली को जन्म दिया था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र होगा। 1919 में बोला कि केवल मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सिखों के लिए, अंग्रेजों के लिए, पारसियों के लिए, इनके लिए भी पृथक निर्वाचन होगा। 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड जो प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, उसने बोला कि केवल इन लोगों के लिए ही पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं बल्कि जो मुस्लिम, जो दलित हैं, दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र। और इसी मांग या इसी का विरोध करते हुए गांधी जी नाराज हो गए थे। एक्चुअली ये जो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर दी दलित्स, ये बाबा साहब अम्बेडकर की डिमांड। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, गांधी जी ने भी उसमें भाग लिया, तो उनके द्वारा जब दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की गई तो इसमें से बोल के आ जाते हैं गांधी जी नाराज होकर, गांधी बोला जाता है कि गांधी जी छोड़ के उस गोलमेज सम्मेलन को छोड़ के वापस आ गए थे। तो जब इस चीज़ को मौके का फ़ायदा उठाता है रेमजे मैकडोनाल्ड और वो घोषणा कर देता है कि दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर गांधी जी क्या करते हैं, पूना की जो जेल थी उसमें अनशन शुरू कर देते हैं। और इसी चीज़ को मनाने के लिए उसके बाद 1932 में हम देखते हैं कि उनके गांधी जी और अंबेडकर या यूँ कह के कांग्रेसियों के बीच और दलित नेताओं के बीच में एक पैक्ट होता है, एक समझौता होता है जिसको बोला जाता है पूना पैक्ट। ठीक है क्या? तो ये किस तरीके से भारत में निर्वाचन या निर्वाचन के लिए मांगे होंगी या निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जद्दोजहद चल रही है, वो भी हम साथ साथ देख रहे हैं। फिर 35 में हमने देखा कि शक्तियों का विभाजन कर दिया गया और प्रांतों से क्या कर दिया गया, प्रांतों से द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया। तो प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया तो वहाँ पर क्या करेगा, वहाँ पर लेके आ गए हम उत्तरदायी सरकार।
रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या थी? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ये थी कि भारत का जो अब उस प्रांत का जो गवर्नर होगा, गवर्नर को यूँ कहें कि गवर्नर को जो वहाँ पर उस समय के नियुक्त मंत्री होंगे, उन नियुक्त मंत्रियों से वो सलाह लेगा, या कोई भी काम करने के लिए वो क्या होगा, कोई भी काम जो गवर्नर होगा वो अकेले नहीं करेगा, अब वहाँ पर मिनिस्टर्स के सहयोग से भी वो काम किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिनिस्टर्स या मंत्री जो हैं वो उत्तरदायित्व का मतलब क्या है कि आपकी जवाबदेही होगी, और जवाबदेही मंत्रियों की, मंत्री किसके, जनता से चुन के आए, तो मंत्रियों की सलाह लेना गवर्नर के लिए बाध्य बना दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव 1940। वैसे हम मॉडर्न इंडिया में भी इनको अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन देखो मॉडर्न इंडिया में हम वहाँ तो दूसरी तरफ से इसको कवर करते हुए चलेंगे, यहाँ पर पॉलिटिकल उसमें हमने देखना है। अगस्त प्रस्ताव जो कि लाया गया था लॉर्ड लिनलिथिगो के द्वारा, जो उसमें वाइसरॉय थे। ठीक है, लिनलिथिगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। अगस्त प्रस्ताव क्या कहता था? अगस्त प्रस्ताव के द्वारा भारत में बोला गया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस भारत को दे दिया जाएगा। अब डोमिनियन स्टेटस भारत को जब दे दिया जाएगा, इसका मतलब क्या होता था कि भारत के लोग या भारत में सरकार जो है, यहाँ के लोग ही अपने लिए सरकार नियुक्त कर सकते हैं, चुन सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, लेकिन भारत का जो मुखिया होगा, लीडर होगा, वो कौन होगा? एक सुप्रीम बॉडी होगी, कोई ना कोई एक कोई सबसे ताकतवर शक्ति होगी, और उसमें ब्रिटेन जो था वो सुप्रीम बॉडी या सुप्रीम लीडर के रूप में था। डोमिनियन स्टेटस जो था कांग्रेस के उदारवादी जो नेता थे उनकी भी मांग में था, जैसे मोतीलाल नेहरू हो गया, ठीक है, CR दास वगैरह हो गया। जब मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट अपनी दी थी तो उसमें उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। तो इसी को दरकिनार करते हुए जवाहरलाल नेहरू क्या कर देते हैं, जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था उसमें इस बात को अस्वीकार करते हैं और बोलते हैं कि हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, फुल फ्रीडम चाहिए। ठीक, खैर वो मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1940 में अब डोमिनियन स्टेटस भी इंडिया को मिल गया। डोमिनियन स्टेटस 1940 में मिल जाएगा। तो इसके बाद क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन 1942 में, 1942 में जो क्रिप्स मिशन आता है वो लगभग वही बातें करता है जो हम अगस्त प्रस्ताव में देख चुके हैं। इसलिए गांधी जी वहाँ पर बोलते हैं कि ये तो एक बैकडेटेड चेक की तरह हो गया, अगर आपके पास ये ही था भारतीयों को देने के लिए तो आप जिस फ्लाइट से आए थे वापस उसी फ्लाइट से अगले दिन भी वापस चले जाइए। इस तरीके से उसका बहिष्कार होता है। फिर कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन जब 1946 में भारत में आता है तो इसके द्वारा पहली बार भारत के संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया। अब जितनी जद्दोजहद अभी भारत में चल रही थी, उस जद्दोजहद का परिणाम ये था कि 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया, उस कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत के लिए संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। और जैसे ही भारत की संविधान सभा की मांग स्वीकार हुई तो पहली बार संविधान सभा का गठन हम देखते हैं 9 दिसंबर 1946 को। और जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा का बैठक का गठन होता है, बैठक होती है, तो उसमें फिर भारत के लिए संविधान बनाने का एक प्रारूप बनाने का सिलसिला जारी रहता है। तो वहाँ से हम देखते हैं कि जब संविधान सभा का गठन हो जाएगा और भारत के लिए जो संविधान बनाने के लिए एक प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी कि किस तरीके से भारत का संविधान होगा, क्या क्या उसमें रखा जाएगा, वो सारा का सारा प्रोविज़न हम इस वीडियो के अगले पार्ट में करेंगे। तो इस वीडियो में जितना भी आपको मैंने ऐतिहासिक बैकग्राउंड बताया वो आपके हिस्ट्री के मॉडर्न इंडिया वाले पार्ट के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। चाहो तो आप उसको हिस्ट्री के मॉडर्न इंडिया वाले पार्ट में इस पोर्शन को दोबारा यहाँ से पढ़ के देख लो तो एक समझ आपके आ जाएगी किस तरीके से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना शासन करते करते भारत में ये सारी चीज़ें कर रही हैं, और दूसरी तरफ भारत के जो नेता हैं या भारत के लोग हैं किस तरह अपने लिए संविधान बनाने की मांग के लिए किस तरह जद्दोजहद करते हैं। इन चार्टर एक्ट के माध्यम से वो हमने इस सारी चीज़ को पढ़ा। तो जो अगला पार्ट इसका आएगा उसमें हम देखेंगे कि भारत के संविधान सभा का गठन और प्रारूप समिति वगैरह वो सारी चीज़ें कवर इसमें की जाएंगी। ठीक है, तो थैंक यू।